नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम राजस्थान का जो जीके है उसके पार्ट में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज फिर से लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, अब जो अपन ने पढ़ा दिया है दोस्तों उसमें से बहुत अपन ने कवर कर लिया है। अब लिख के कुछ चीजें बची है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, उनको करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कल को मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा यहाँ से उठा के दे दिया तो अपने को अगर नॉलेज होगा तो यहाँ से हम कर पाएंगे। तो ये भी जो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी है उसका ही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखो, कई लोगों को मेरे पास फोन आता है, तो उसमें आपको भी समझा देता हूँ आपको फिर से कि मेरे पास केवल मैसेज आता है, फिर फोन आता है कि सर राजस्थान का जी क्या आप पढ़ा रहे हैं वो कोर्स में है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पे राजस्थान की हिस्ट्री लिख दी, ठीक है, जहाँ पे केवल राजस्थान की ज्योग्राफी लिख दी, ठीक है, जहाँ कल्चर लिख दिया, जहाँ इकोनॉमिक्स लिख दी, है ना, केवल राजस्थान 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 लगा के, तो उसमें तो पूरा ही कोर्स कवर हो जाता है राजस्थान का। बस उसमें है क्या, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, कि आपके जो लेवल है संविदा आयुष की जो भर्ती है उसके लेवल के हिसाब से कितना हमें पढ़ना है। आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं है मैं कल्चर कल्चर आप पढ़ोगे में बैठे होगे तो कल्चर की 5 बुकें मिल जाएगी राजस्थान की, बहुत अच्छी अच्छी मोटी मोटी। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपको एक इजी गाइड ऐसी बुक चाहिए जिसमें हमारी जो बुक है दोस्तों, हम बुक में भी इसी जो हम पढ़ा चुके हैं उन चीजों को डाल रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन और भी डालेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, अब ये ज्योग्राफी का पार्ट राजस्थान की प्रमुख सिंचाई योजनाएं, तो सिंचाई, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है चीज, बस केवल उसके बारे में अपन केवल डिस्कशन करेंगे और उसको थोड़ा सा उसका पार्ट पढ़ेंगे। आप भी जब भी किसी गाइड की भी हेल्प लेते हैं, अन्य किसी गाइड की हेल्प लेते हैं, तो वहां केवल यह है कि अगर उसमें 5 पेज है ना किसी टॉपिक के, तो वहां 5 पेज में से 10 क्वेश्चन बनते हैं केवल आपके लायक, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, आपको स्मार्ट, अब यहाँ पे इन चीजों की राजस्थान का तो ये दिया ही दिया है, अब यहाँ पे इंडिया का भी दे दिया, वहां पे इंडिया एंड राजस्थान। अब इंडिया एंड राजस्थान का आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो वहां स्मार्ट स्टडी आपको केवल सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप मान लो कि 1857 की क्रांति थी, उसकी कहाँ पे शुरुआत हुई, केवल इतना सा याद रखना है, शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में पूरा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, उसमें जो किरदार थे, जितने लोग थे, उनका थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, अपने पढ़ाया है दोस्तों अपनी क्लास में। ठीक है, 1947 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, किसका योगदान कैसे क्या, या उससे जो अपने जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उसके अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे। मिडेवल होती है, एक तो मध्यम होती है, और एक जो प्राग, जो पहले की होती है, जो शुरुआती ईसवी ईसा पूर्व वाली, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे। एक मुगल काल थोड़ा सा चलता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां मुगल काल में से थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, तो ये जैसे ये युद्ध जितने भी है ना, खानवा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तराइन का युद्ध कब हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खानवा का पुल लेते हैं, है ना, तो ये किन किन के मध्य हुआ, बस ऐसे। ठीक है, तो ये हर चीज में बता रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से पढ़ें, स्मार्ट तरीके से, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ अपनी नेक्स्ट लेता हूँ क्लास। पहला जो है अपना राजस्थान की सिंचाई योजना है, उनमें माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। जो बजाज सागर बांध है, इसमें माही बजाज सागर बांध एक संभावित माही स्रोत है। माही नदी इसका स्रोत है। माही नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश है, वहां की एक धार जिला है, वहां से इसके उद्गम होता है, वहां की पहाड़ियों से। ठीक है, ये पता होना चाहिए माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसे राजस्थान की जल आवश्यकताओं के योगदान देने तीसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है ये। जो भी जल आवश्यकता है राजस्थान की, उनमें सबसे तीसरी बड़ी एक चंबल है, ठीक है, बनास, और ये एक माही, ऐसे ये नदियां हैं। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सोप, चाप, अनास, नूरी और जाखम। अब इनकी ये सहायक नदियां है ना, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध होने का गौरव प्राप्त है, यानी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध स्थापित। इसकी बिजली की क्षमता कितनी, 140 मेगावाट। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना जरूरी होता है कि कहाँ से निकलती है माही नदी, और ये किस नंबर की नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है, दूसरा सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, इसको गौरव प्राप्त है। स्थानीय लोगों तरफ से अक्सर माही सागर बांध कहा जाता है, माही सागर कहा जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र, हाँ, ये कहाँ है, इसके अंदर जो बांसवाड़ा क्षेत्र जहाँ बांध स्थित है, खुला है, और इसे 100 द्वीपों के शहर के नाम से बांसवाड़ा को जाना जाता है। नहीं, बांसवाड़ा, इसको 100 द्वीपों के शहर के नाम, तो ये क्वेश्चन नहीं आ जाता है 100 द्वीपों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी नॉर्मल चीजें, जहाँ जिसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जाखम बांध। इसका जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे
जमुनालाल बजाज जी, उनके नाम पे इसका जाखम बांध रखा गया है। यह राजस्थान जो प्रतापगढ़ जिला है उसके अंदर है स्थित है। माही नदी की एक सहायक नदी जाखम भी है। अपन ने जस्ट पहले देखा था, माही नदी की सहायक नदी थी ये जाखम, ये इसमें जाकर के गिरती है। इस नदी का उद्गम कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से उद्गम होता है जाखम नदी का, ठीक है, और कहाँ की है, केवल इतना, प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है। ऐसे कोटा बैराज बांध है, ये चंबल नदी पर है। ये कोटा बैराज चंबल नदी पर बना। ये जितने कोटा बैराज जितने बांध आएंगे, राणा सागर, राणा प्रताप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। अब ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध के साथ चंबल घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। ये कोटा बैराज बांध है ना, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो बांध उसके साथ चंबल घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। कोटा बैराज कहाँ बना हुआ है, बस इतना है ना। ये एक जवाहर सागर बांध है। यह भी कोटा शहर के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण लोगों गंभीर सूखे की स्थिति से बचाने के लिए जरूरत को जीवित रखने की दृष्टि से बनाया गया। तो ये कोटा शहर में स्थित, कोटा शहर के दक्षिण भाग में, इतना सा याद रखना। 1964 में अस्तित्व में आया था। एक राणा प्रताप, यह राजस्थान में रावत बाटा में स्थित है। यह बांध राज्य की बिजली उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के इरादे से अस्तित्व में आया था और बेहतरीन इंजीनियर और इस 172 जो मेगावाट बिजली इसकी बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सबसे, अब ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है जो बिजली उत्पादन के लिए, ना, तो राणा प्रताप सागर बांध। ये ऐसी चीज इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं केवल इंपोर्टेंट है उसी को आपको हर बार इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आप इसी चीज को पढ़ें। नेक्स्ट तो गंगा नहर। अब ये गंगा नहर चालू कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 2016 के अंदर ये गंगा नहर का क्वेश्चन आया था कि कब स्टार्ट हुई थी, वो ईयर पूछा था वहां पे। ये ईयर दोस्तों 1927 वहां पे आंसर करना था। वहां पे ऑप्शन में 1957 भी था, 1927 भी था, 1951 भी था, ऐसे काफी ऑप्शन थे। ये कब चालू हुई थी, इसका स्रोत फिरोजपुर के सतलज नदी पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग मेरे से कि एनएचएम में 2016 में क्या पेपर था, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब समझ लो आप, मैंने हर बार मेरी वीडियो से जहाँ पे क्वेश्चन आए वहां चर्चा की है इन क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीकानेर के पूर्व महाराजा जो गंगा सिंह थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। विभाजन के कारण इसकी जल प्रदान करने की क्षमता विभिन्नताएं आई है। इसके राजस्थान की जो रावी नदी और व्यास नदियों के माध्यम से गंगा नहर के जल प्रवाह में भी योगदान है, ठीक है, रावी और व्यास नदियों की वजह से, ठीक है। श्री गंगा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में के बाद नहर के जल स्तर में 60% से 79% की वृद्धि हुई है। ये आधुनिकीकरण किया गया है इसका, इसकी क्षमता में वृद्धि है, ठीक है। एक सिद्धमुख नहर है राजस्थान में। यह प्रमुख सिंचाई योजना 1990 से 1992 में शुरू हुई थी। बांध में जल प्रवाह के लिए जिम्मेदार नदियां रावी और व्यास है, ठीक है। हनुमानगढ़, हिसार, चूरू को पानी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। सिद्धमुख, अब ये सिद्धमुख कहाँ है, ये हनुमानगढ़ में है, तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और एक चूरू में भी है। इनको चूरू हिसार इनको तो पानी प्रदान करते, हनुमानगढ़ की है मुख्य परियोजना, ठीक है। तो रावी व्यास नदियों से इनमें पानी आता है। एक सोम कमला अंबा परियोजना, यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले की है। तो इतना सा याद रखना, किस जिले की है सोम कमला अंबा परियोजना, डूंगरपुर जिले की, ठीक है। और इसमें जल ग्रहण क्षेत्र की क्षमता क्या, 5376 वर्ग किलोमीटर की। बिसलपुर बांध, यह बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, ठीक है, राजस्थान के टोंक जिले में। और उद्गम नदी का बनास से है, ठीक है। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है, तो टोंक जिले में। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेजा बांध ये चिनाई वाला बांध है, ये चिनाई करके बनाया गया है। एकमात्र जो बांध है जो चिनाई करके, ठीक है, भीलवाड़ा में स्थित है। जल आपूर्ति के लिए ये भी आवश्यक है वहां के क्षेत्र के लिए। एक परवन बांध है, परवन जिसको परवन या परवन बोल सकते हैं। एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ये अभी कई पूछ रहे कि कंक्रीट ग्रेविटी से बना हुआ बांध कौन सा है, राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकावद एक गांव है उसमें स्थित है। ये इतना सा याद है, राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। कोटा बारा और झालावाड़ के जो क्षेत्र उनके जल आवश्यकता उनके लिए कार्य करता है, ठीक है। ये गर्दड़ा है, गर्दड़ा, यहाँ पे गर्दा या गर्दड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे ना, यहाँ गर्दड़ा, दोनों इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। यह चंबल नदी की सहायक नदी मंगली डोंगरी और गणेश अलाह पर एक पेटी है। यह बांध बूंदी में स्थित है। गढ़दरा जो बांध है ये बूंदी में स्थित, केवल इतना सा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कहाँ स्थित है, ठीक है। तांकली, ये तांकली कोटा के अंदर है। 7386 हेक्टेयर क्षेत्र में जल सुविधा की उपलब्ध कराता है। तांकली नदी अमजर, काली सिंध जैसी नदियों की सहायक नदी है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, केवल इतना याद रखना, कोटा जिले की स्थित है तकली बांध परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की जो सबसे लंबी जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है, तो जो राजस्थान की सबसे, अब ये क्वेश्चन आ जाए, ये अपने क्वेश्चन में लिया है कि राजस्थान की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो है राजस्थान की भारत की
जो सबसे लंबी है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नीचे सिंचाई नहर, राजस्थान की तो है ही है, ये भारत की भी सबसे लंबी है। ठीक है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। यह पंजाब राज्य में सतलज व्यास नदियों के संगम से कुछ मील नीचे की ओर हरिके के करीब हरिके बैराज से शुरू होती है और यह राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधा पर समाप्त हो जाती है। जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र थार रेगिस्तान क्षेत्र वहां तक जाती है। ये यहाँ निकल के कहाँ से आती है, सतलज और व्यास के संगम के यहाँ से हरिके बैराज से शुरू होती है। फिर भारत की सबसे लंबी नहर बोल सकते हैं, राजस्थान की नहर भी से बोल सकते हैं सबसे लंबी। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद आ जाएगी सबसे लंबी नहर योजना कौन सी है, वहां पे आपको इंदिरा गांधी नहर का पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक पार्वती बांध है, पार्वती बांध धौलपुर में स्थित है, बस इतना से याद रखना है कि कहाँ है, ज्यादा नहीं, इसका पूछने का कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जैसे राजस्थान की सबसे लंबी सिंचाई, ये इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है, यह योजना राजस्थान के 12 जिले की है और 77 हेक्टेयर भूमि को पोषण प्रदान करती है। पानी प्रबंधन ये इतना ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है। एक राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना है, ये जल से कंथारी और आहू नदियों पर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो राजस्थान में सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है। ठीक है, इतना सा। नेक्स्ट अपन दूसरा टॉपिक लेंगे दोस्तों, राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में, राजस्थान की जो उपाद्र शुष्क जलवायु पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ राजस्थान चिटपुट वर्षा होती रहती है, रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक मात्रा में रेत की उपलब्धता के दैनिक वार्षिक तापमान जो सबसे अधिक होता है राजस्थान में। ठीक है, मानसून का मौसम राजस्थान वर्षा लाता है। राजस्थान में पूर्वी भागों में प्राप्त वर्षा पश्चिमी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक, यानी पूर्वी भागों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। झालावाड़ ये है, झालावाड़ अपन ने पढ़ा था, सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ क्षेत्र में होती है। और एक माउंट, अगर एरिया पूछे तो माउंट आबू के अंदर। ठीक है, राजस्थान की जलवायु में तापमान की दृष्टि से विभिन्नताएं पाई जाती है। आमतौर पर सर्दियों के दौरान तापमान बहुत कम होता है और जिससे कुछ क्षेत्रों में तापमान जमा हो जाता है। गर्मियों के दौरान तापांतर अधिक बहुत होता है, यानी तापांतर में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तापमान में भिन्नता उसके नीचे विस्तार चर्चा अपन करेंगे, आगे अपने पेज पे लेंगे दोस्तों इसको। एक है शुष्क क्षेत्र। अब ये केवल इतना, ये क्षेत्र कौन सा किस से रिलेटेड है भाई, ये शुष्क है तो रेगिस्तानी क्षेत्र है और गर्म शुष्क है। इसका तापमान कितना है, 45 से 49 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों के दौरान 0 से 8 होता है। औसत वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर तक होती है, इससे कम होती है। रेत की मात्रा गर्मियों के दौरान धूल भरी आंधियां चलती है। दैनिक और वार्षिक जो तापांतर विस्तृत विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये क्षेत्र शुष्क क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर, ये तीनों क्षेत्र शुष्क क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क में कौन से आते हैं, अरावली के क्षेत्र के जो बीच के फैला हुआ है, इसमें जो वर्षा है वो 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों के दौरान तापांतर 36 से 42, यानी कि जो अरावली के जो पश्चिम के अंदर जो कुछ जैसे ये बीच वाले क्षेत्र है ना, अजमेर, ये अपन देखेंगे जब ये अरावली पर्वत वाला ऐसे माउंट आबू सिरोही से आती हुई ऐसे गुजरती है, ऐसे पूरी राजस्थान में सो के मध्य में से निकलती है, अजमेर होते हुए, राजसमंद होते हुए। ठीक है, ये बांसवाड़ा, ये जो जितने क्षेत्र हैं उनसे जाकर सीधी फिर जयपुर में भी आती है ये दोस्तों। ठीक है, आगे जाके अलवर में ऐसे निकलती है। तो यहाँ जो अर्धशुष्क क्षेत्र में आते हैं। आर्द्र जो जलवायु है, आर्द्र जलवायु में 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अन्य भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाड़मेर यहाँ पे नहीं है दोस्तों, है ना ये। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, उत्तरी पूर्वी भागों में इस प्रकार की ये यहाँ पे ये थोड़ा सा देखेंगे, करेक्शन करें। ठीक है, कोटा, राजसमंद, उदयपुर और उत्तरी पूर्वी भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र हैं लगभग भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, उत्तरी पूर्वी भागों में इस प्रकार जलवायु। ठीक है, अत्यधिक आर्द्र जलवायु इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर जिलों में यह शामिल है। इनकी जलवायु इस प्रकार की है। ठीक है, तो ये सिरोही मोस्टली तो जो माउंट आबू क्षेत्र है वो इसमें आता है, अत्यधिक आर्द्र में। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है यहाँ पे मानसून। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों अपने सामने। राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण है वो जो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे ट्वार्थ ऐसे, उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो कुछ इस प्रकार किया था। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र थे, उनको एडब्ल्यू कहा जाता था। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इसमें क्या कई बार ये एडब्ल्यू क्या होता है इसके बारे में पूछ लेते हैं। एडब्ल्यू थोड़ा सा लिख लेना आप, है ना। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंदर कौन सी जलवायु आती है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, ये क्षेत्र है अलग अलग। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसके अंदर ये गर्म शुष्क ठंडी होती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है केवल। अब तक के सबसे ठंडे महीने में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा है।
और इस क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को दक्षिणी सीट से शामिल किए। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है उनके अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र शामिल है। एक BWHW जलवायु क्षेत्र, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, शुष्क झुलसा देने वाली रेगिस्तानी वातावरण होता है, वाष्पीकरण बहुत होता है। यहाँ गंगानगर जिले के पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बीकानेर, ये क्षेत्र आते हैं इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैंने एक बार ये सामने ले लिया है। जब आप किताब से पढ़ो तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ देखते हो ये जलवायु वर्गीकरण का, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना, ज्यादा नहीं। ये BWHW, ये BWHW क्या होते क्या है, ये दोनों ये थोड़ा BHW, ये दो एक ही सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये BWH ऐसे कुछ है, और एक BWHW है, और एक CWG है। चलो ये क्षेत्र है अलग अलग। ठीक है, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ देखना नहीं है दोस्तों यहाँ पे आपको ना। ये मैंने लिया था कि आपको एक बार रफली थोड़ा सा बता दें, तो कुछ नॉलेज हो इसका, तो आप इस स्क्रीन पे देख के वो पढ़ लेना। और आपकी बुक में अगर ये आए कि जो जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान का, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना वहाँ पे, कि कुछ पूछ ना ले गलती से, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा ना। एक ये राजस्थान अभी यूनेस्को की धरातल जो विश्व अपनी सूची है यूनेस्को द्वारा, जो अपने जो राजस्थान की जो जो जगह है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर उनको शामिल किया गया था, वो कौन से वर्ष में किया गया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ पे उनका ईयर तो बहुत मुश्किल से पूछते हैं दोस्तों, पर ये केवल ये जरूर पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो हेरिटेज है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। केवलादेव 1982 में, आमेर 15वीं शताब्दी में बना था, कुंभलगढ़ 15वीं शताब्दी में, रणथंभौर 1944 ईस्वी के अंदर, गागरोन 8वीं शताब्दी में, जंतर मंतर 18वीं में, जैसलमेर किला 1156 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ किला 7वीं सदी में। तो ये किस किसने द्वारा बनाया गया, तो जयपुर जो है वो राजा जयसिंह द्वारा द्वितीय द्वारा, और ये यूनेस्को सूची के अंदर 2019 में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको किसके द्वारा बनाया गया, ये कोई उपलब्ध नहीं है ऐसा, तो किसने बनाया, ये खुद अपने आप ही है। 1985 में इसको शामिल किया था। आमेर जो किला है राजा मानसिंह ने बनाया था, 2013 के अंदर इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ है उसको राणा कुंभा ने 2013 में इसको, ये 2013 में 4 आए थे, लगभग 4-5 ऐसी जगह थे जिनको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची के अंदर, विश्व धरोहर के अंदर। ठीक है, तो इसमें आमेर, कुंभलगढ़, अनंतपुर, गागरोन किला, तो ये गागरोन ये याद होनी चाहिए कि नाम दे दे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो अगर उनमें शामिल है उनका पता है तो उनको नहीं है बड़ा अपना आंसर कर पाएंगे। तो ये पढ़ने के तरीके होते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, गागरोन है, जंतर मंतर अपन ने 2010 में, जैसलमेर किला 2013 में। अब ये जिससे देखो ये 2013 में कितने शामिल हुए थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला, ऐसे तो लोग ये पढ़ लेना दोस्तों आप, है ना। तो और इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और भी नॉलेज अपने को आवश्यक हो जाए, जैसे मैं कुछ एक आगे स्लाइड लेता हूँ। जयपुर है, अब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ये जयपुर की स्थापना कब, 1727 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे 2016 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दो क्वेश्चन अभी आपके सामने आए थे, एक तो गंगानगर वाला, एक ये जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। ये 2016 के NHM एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ऐसे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की। यहाँ से राजस्थान की अब तक सांस्कृतिक विरासत का भंडार, जयपुर भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। ठीक है, तो सबको पता है। रणथंभौर है, रणथंभौर जो किला है, ठीक है, राजस्थान सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस किले में दो महत्वपूर्ण मंदिर है, एक भगवान शिव का, एक दूसरा विष्णु जी का है। यूनेस्को धरातल सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया इसकी वजह से। ठीक है, एक जंतर मंत्र है, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया है। गणित, और ये जंतर मंत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जंतर मंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है। एक ठीक है, तो जंतर एक घड़ी है, सूर्य घड़ी, वो अपन ने बात से पहले चर्चा की थी, सूर्य घड़ी कहाँ है, सौर घड़ी कहाँ है, ये क्वेश्चन पहले चर्चा अपने क्लासेस में कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे खगोल विज्ञान की जो पेन था इनको, सवाई जयसिंह द्वितीय को, उन्होंने ऐतिहासिक गुलाबी शहर में इस खगोलीय उपकरण को विकसित किया था। अब तक की सटीक जानकारी प्रदान करती है। इस शाही वेधशाला में सम्राट यंत्र जैसा उपकरण भी लगा हुआ है। जैसलमेर की ना, इसके जैसलमेर की ख्यात के अनुसार सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें निर्माण उस समय के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार द्वारा पीले बलुआ पत्थरों पर किया गया था, सोने की तरह चमकता है। इसका निर्माण भाटी साहब रावल जैसल ने किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं उठा के लिया था, मेरे को जहां लगता है कि मुझे क्या लेना चाहिए। क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। मैं ऐसे ही लेता रहूंगा जब तक आपको एग्जाम होगा, जब तक ऐसी चीजें मैं हमेशा लेता रहूंगा, कुछ ना कुछ लेता रहूंगा, जिससे कि आपको वो चीजें रिपीट होती रहेगी। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है। इस किले की लोकप्रियता का मुख्य कारण रानी पद्मावती का जो जोहर था वो है। मेवाड़ रावल रतन सिंह अलाउद्दीन से हार गए थे इस समय पे। इस किले का निर्माण मौर्य वंश चित्रांगद मौर्य के नाम के राजा के द्वारा कराया गया 2013 में इसको यूनिवर्सिटी। ठीक है, आमेर का फोर्ट, आमेर के बारे में क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक आम्बेर, अभी आमेर है ना, इसको आम्बेर भी लिख देते हैं, इंग्लिश में आम्बेर हो जाता है, ये लिखने में ही ऐसे गड़बड़ कर देते हैं आम्बेर। ये क्वेश्चन किया हुआ है ऐसे गड़बड़, एक एग्जाम दिया था मैंने तो वहां पे आम्बेर लिख दिया उसको,
ये इंग्लिश में और हिंदी दो जरूर आप एग्जाम में देखें, हिंदी में क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। ठीक है, राजस्थान की राजधानी में स्थित है। पर्यटन सर्वेक्षण के अनुसार यह सबसे अधिक देखे जाने वाला किला है। लाल बुलवा पत्थर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये कछवाहा शासक थे, उनकी महिमा के बारे में इसमें लिखा हुआ। ठीक है, अब एक नेक्स्ट आखिरी लास्ट पेज लेंगे दोस्तों। यहाँ नहीं, लास्ट नहीं, अभी राजस्थान साहित्य की उत्पत्ति का थोड़ा सा लेंगे। राजस्थान साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब ये 1000 ईस्वी पूर्व जो रचनाएं उनके द्वारा अपन को सूर्य मिल मिश्रण थे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्तों आप पढ़ लोगे तो के लेखन ने समकालीन जो राजस्थान साहित्य की शुरुआत का चिन्हित किया गया। इन्हें सूर्य मिल मिश्रण थे, इन्होंने यहाँ से शुरुआत हुई थी इनके लेखन से। ठीक है, ऐसी कोई निर्धारित तिथि या प्रासंगिक स्रोत नहीं है कि इसमें राजस्थान साहित्य की उत्पत्ति सटीक समय के बारे में जानकारी मिल सके। दो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं वीर सत्सई और वंश भास्कर, इनके बारे में थोड़ा देख लेना, वीर सत्सई और वंश भास्कर क्या। ठीक है, ये वंश भास्कर में राजपूत राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने राजपूताना अवतार राजस्थान पर शासन किया। वीर सत्सई में हजारों दोहे हैं। वंशावली प्रसिद्ध दरबारी सदस्यों द्वारा अपने राजा की वंशावली के बारे में जानकारी सुरक्षित रखने के लिए। ये वंशावली क्या होती है, वात क्या होती है, ये थोड़ा देख लेना। वात किसे कहते हैं, वंशावली किसे कहते हैं। तो वात है एक कहानी, राजस्थान की सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ के मूल निवासियों से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां, यहाँ कहानियों के संवादी रूप से प्रस्तुत करने का तरीका है। एक प्रकाश के अनुसार ये लेखन पाठकों को उस समय के दौरान रखने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में सूचित करने के लिए संरक्षित रूप से लिखे गए थे। ठीक है, प्रकाश डालना किसी पे। मराशिया क्या होता है, किसी राजा या राजा के दरबार के किसी अन्य सदस्य की प्रशंसा के लिए मरणोपरांत लिखे गए वृत्तांत, मरणोपरांत। एक वेलिस राजाओं की महिमा, उनके शासन, उनकी उपलब्धियों के सराहना करने के लिए उद्देश्य बनाए गए थे। एक लिखित वृत्तांत है। वेलिस के उदाहरण डिंगल भाषा में वेली घोषणा रुक्मिणी भी है। ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने जो लिख लिया आपको दिख रहा है, थोड़ा मैंने ऐसे लिया है कि नॉर्मल ऐसी चीजें तो अगर आप पढ़ें बुक से किसी भी गाइड से पढ़ते हैं या तो यहाँ थोड़ा सा इनको देख लें कि प्रकाश के वाद क्या होता है, वंशावली क्या होती है, वंश क्या होता है। ये थोड़ा सा, ये रासो क्या है, ये रासो होता है का लेखा जोखा किया गया है जिसमें युद्ध के समय में प्रदर्शित, जो युद्ध के समय वास्तव में क्या हुआ था उसके बारे में इसमें लिखा होता है, उसके परिणाम क्या थे आदि के बारे में विवरण दिया गया रासो के अंदर। ठीक है, ये रासो एक वर्ड है, उसके बारे में इसमें इसकी लेखन है ना। वेलिस राजाओं की मराशिया क्या है, ये थोड़ा सा देख लेना। इनको इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, केवल मैंने पढ़ने के पर्पज से बताया। ये जैन साहित्य था, अभी जैन साहित्य इसके बारे में आपको याद कुछ नहीं करना, एक ये देख लेना दोस्तों। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के रूप में पेश किया गया कोल्लेमाला के अंदर। ठीक है, और जैन साहित्य के अधिकतर जो अर्धमागधी में लिखा हुआ है, इसमें बिसल देव रासो, रणछोड़, ये रणमल चंद वज्र सेन सूर्य द्वारा, भारत तेसुर बाहुबली घोर, ये वृद्ध धीरज सालित बद्र द्वारा रचित है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनको, है ना। चारण साहित्य थे इनके अंदर, ये इतने सारे लिखे हुए। ब्राह्मणी साहित्य है, संत साहित्य, लोक साहित्य है। ठीक है, एक आपके सामने जो स्क्रीन पे है उनको पढ़ लेना आप, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एक डिंगल और बिंगल का जरूर आप देख लेना। डिंगल और बिंगल का मतलब, डिंगल क्या होती है, डिंगल जो भाषा होती है ये पश्चिमी राजस्थान की में विकसित की गई है। ठीक है, और जो पिंगल है, ठीक है, एक पिंगल होती है, ये कौन सी पिंगल है, वो पूर्वी राजस्थान में, पूर्व में पाली और प्राकृत भाषाओं के माध्यम से दैनिक बहुत सारे भाषा साहित्य है। पिंगल, डिंगल और पिंगल, ये थोड़ा सा देख लेना। डिंगल किस तरफ की भाषा और पिंगल किसकी है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक चेतावनी चुंगटिया नामक एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी, ये लिखी थी केसरी सिंह भारत ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राजा विग्रह चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा जाता है, उपाधि दी गई। रणछोड़ दास भट्ट के ने कौन सी कलाकृति बनाई थी, ये बनी राज प्रशस्ति, रणछोड़ दास भट्ट ने। ठीक है, अब एक साहित्य के रचयिता कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट 4-5 रचयिता थे, उनके बारे में मैंने केवल लिया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिया, केवल 4-5 ही। गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, एक ओझा थे, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी है। ठीक है, कर्नल जेम्स टूर, इन्होंने राजस्थान मध्य पश्चिमी राजपूताना के इतिहास पर पूरा से भारत में पश्चिम की यात्रा इन्होंने की थी, कर्नल टूर ने। एक कवि चंद्रपति, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। कवि कलोल, उन्होंने डोला मारूरा दोहा लिखा था। केशव दास, ये गार्डन है आपके सामने, ये गंज कुंड रूपक लिखे थे। बिसल देव रासो ने नरपति नालय, ठीक है, ये लिखे थे। ये पृथ्वीराज रासो का देख लेना, चंद्रप्रदाय ने लिखी थी, एक पूछ लेते हैं क्वेश्चन ना। एक ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसने लिखी थी। ठीक है, इतना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे ना। मैं यही अपनी क्लास फिनिश करूंगा, इससे आगे हम नेक्स्ट लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन जरूर रखेंगे, हर बार राजस्थान के हर 2-3 दिन में एक बार मैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, जैसे कि आपको इन चीजों का नॉलेज, यानी आपको मेन चीजें पूछनी जो मैंने गोला करके बताया मेरी, जब मैं बोल रहा होता हूँ दोस्तों, तो आपको बोलते समय मैंने जो बोला कि इंपॉर्टेंट है वही पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, बहुत ज्यादा हर चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने काफी जैसे ये चीजें ली, अभी ये जस्ट पहले इससे लिया, ये साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल ये साहित्य की बताने के लिए ये साहित्य इनमें ये ऐसे वर्णन किया गया है, इतने साहित्य आए थे। ठीक है,
ये भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर ये पढ़ना जरूरी इसलिए था कि तो भाई कल को कोई एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन गलती से बने तो आपको इनका नॉलेज भी होना चाहिए। अब ये वर्गीकरण है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।